एवरीवन, वेलकम टू डाउटनेट। डाउटनेट में सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। हाँ, बच्चों का ही स्वागत है क्योंकि 9th क्लास है। 9th क्लास का चैप्टर हम लोग आज करने वाले हैं। तो बताओ क्या हाल चाल। पहले थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, माहौल सेट होने दो यार पढ़ाई का। अब आती सीधा पढ़ाना चालू कर दूंगी, बोलोगे मैम बस आती हैं पढ़ाती हैं और चली जाती हैं, हमसे कोई मतलब ही नहीं है। तो बताओ सब ठीक, घर में सब ठीक, दोस्त वगैरह सब ठीक, कुछ और दिक्कत है परेशानी है तो वो भी बांट लो, क्योंकि भाई आज तो मेरा मूड है बातचीत करने का। और मैं जब भी कमेंट्स पढ़ती हूँ तुम लोगों के, मुझे ऐसा लगता है यार क्या बढ़िया बच्चे हैं, मज़े ही आ जाते कभी कभी कमेंट्स पढ़ने के बाद। तो बताओ फिर, सब समझ आ रहे हैं? जेन्युइनली पूछ रही हूँ यार, कोई पर्सनल इशू, दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा कुछ भी है तो बताइएगा। आई एम देयर फॉर यू। मजाक नहीं कर रही, सच में हूँ, ठीक है। यू कैन कॉल मी। कैसे कॉल करोगे? टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, ग्रुप है हमारा इंग्लिश में राधिका मैम। नहीं तो यार कमेंट्स सफिशिएंट होती हैं। कमेंट्स में बस आपको एक चीज़ करनी है, #डाउट, और अपना डाउट लिख सकते हो, ठीक। तो हम लोग ना पढ़ रहे थे एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। चैप्टर है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, जिसका लेक्चर नंबर 3 है। मेरा नाम राधिका सहगल है और मैं पढ़ाती हूँ इंग्लिश। ये मेरी फेवरेट लाइन है। चलो, मजाक कर रही थी, तुमको याद नहीं रहता है कि आज क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, इसलिए इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी है। तो हम लोगों को आज एक्सप्लेनेशन करनी है, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज और साथ ही साथ समरी भी। तो आज चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन की ना कहानी कुछ ऐसी है, एक बार थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ, ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टाइन की कहानी कुछ ऐसी है कि इन्होंने ना शादी पहले की थी मिलेवा मेरिक से। हम लोगों ने रिसेंटली पढ़ा कि इनकी शादी मिलेवा मेरिक से हुई, फिर डाइवोर्स लेने के बाद एल्सा से हो गई। जब इनका डाइवोर्स हो गया 1919 में, इन्होंने शादी कर ली सेम ईयर एल्सा से। एल्सा कौन? एल्सा इनकी कजिन थी, ठीक है। जब इनकी फैमिली में इतनी सारी चीज़ें चल रही थी, तभी आ गए इनके पास फेम यानी कि बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। कैसे? इन्होंने दे दी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्या दी? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। पर्सनल लाइफ तो खराब हुई थी बट ठीक भी हो गई, और ठीक होने के बाद इन्होंने दुनिया भर में अपना नाम भी कमा लिया। दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं था जो एल्बर्ट आइंस्टाइन को ना जानता हो, क्योंकि भाई अखबारों में तस्वीरें छपी थी, अखबारों में डिस्कशन हो रहा था, न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल्स, सब जगह एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम था, क्योंकि साइंस की दुनिया में इन्होंने कुछ ऐसा किया था जो पहले नहीं हुआ था। तो आओ पढ़ते हैं आगे का चैप्टर। Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame. आइंस्टाइन के जीवन का जो नया चैप्टर था, एक नया पहलू था, वो मेल खा रहा था उनकी वर्ल्ड फेम से, यानी कि वो प्रसिद्ध हो रहे थे और साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ भी ठीक हो रही थी। दोनों साथ साथ ऊपर उठ रहे थे। In 1915 he had published his general theory of relativity. 1915 में उनकी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश हुई। कब हुई? 1915 में। विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसने एक नई इंटरप्रिटेशन दी, कि एक नया मतलब दिया ग्रेविटी को। भाई मुझे समझ नहीं आता, मतलब ठीक है ऐसे बुरा नहीं मानना है, बट मुझे नहीं समझ आता कि यार एक ग्रेविटी मतलब क्यों बनाई। मतलब ठीक है एप्पल अगर गिरा तो गिर गया ना, ठीक है, हर चीज़ के पीछे रीज़न क्यों जानना है। मैं ये बात मम्मी से पूछ लूँ ना तो मम्मी मेरे को बस हाथ दिखा के चुप करा देती है। मतलब तुम लोगों की मम्मी मुझे नहीं पता कि करती होंगी कि नहीं। बेटा ट्यूसडे को, थर्सडे को, सैटरडे को सर नहीं धोना है, बाल नहीं काटने हैं और नेल्स नहीं कट करने हैं, और भी कुछ होता है, कपड़े नहीं धोने हैं। तो हमारे घर होती है ऐसी चीज़ें कि राधिका थर्सडे है ये नहीं करना, राधिका ट्यूसडे है बाल नहीं धोने, राधिका सैटरडे है ये नहीं करना, राधिका ये नहीं करना, राधिका वो नहीं करना। तो और मैं इसके पीछे रीजंस पूछती हूँ, मतलब मम्मी क्या हो जाएगा, भगवान बाकी दिन सो जाते हैं,
पर मम्मी जवाब ही नहीं देती यार। मम्मी का कहना है कि जो चीज़ है सो है। तो वो उनको रीज़न, जब मेरे को रीजंस नहीं मिलते हैं, सवालों के जवाब नहीं मिलते, तो इनको क्यों चाहिए थे? बट ठीक है, इन्होंने निकाल दिए। तो इन्होंने ग्रेविटी को एक नई इंटरप्रिटेशन दी। हाँ यार, पढ़ाई के बीच में मैं अपनी बातें ले आती हूँ, वो इसलिए ताकि इंटरेक्शन हो पाए, तुम्हारे बारे में भी जान सकूँ कि भाई तुम्हारे साथ भी ऐसी चीज़ें होती हैं कि नहीं, या मैं इकलौती बस झेल रही हूँ ये सारी चीज़ें। चलते आगे। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूव दैट इट वाज एक्यूरेट। जब सूर्य ग्रहण आया, एक्लिप्स जब हुआ हमारा सोलर, तो प्रूफ मिल गया कि ये फैक्ट सच था। 1919 में प्रूफ हो गया कि एल्बर्ट की जो थ्योरी थी वो एकदम ठीक थी। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. Too much English, too much science, बहुत सारा हो गया एक साथ। एनीवेज, आइंस्टाइन ने ना पहले से ही कैलकुलेट करके रखा हुआ था, एक्यूरेटली यानी कि सही से, कि सन जो है, लाइट फ्रॉम द फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। सन के ग्रेविटेशनल फील्ड से कितनी लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड, कितनी लाइट डिफ्लेक्ट होगी। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। यहाँ पर बताया गया था कि सूरज की जो किरणें हैं वो किस हिसाब से डिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है, किस हिसाब से डिफ्लेक्ट होंगी, ग्रेविटेशनल फील्ड के थ्रू। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। न्यूज़पेपर्स ने इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बहुत बड़ा स्टार बना दिया एल्बर्ट आइंस्टाइन को। उन्होंने बोला कि ये एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन है। क्या है? साइंटिफिक रेवोल्यूशन। आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। भाई अब तुम ज़मीन से उठा के स्टार बना दोगे इंसान को, पर किसी सही चीज़ के लिए, तो अच्छी बात है। तो वैसा ही इनके साथ भी हुआ। तो अब जब तुमने उसको स्टार बना दिया है तो वो स्टार चीज़ें भी हासिल करेगा। तो धीरे धीरे कामयाबी के साथ साथ इनके पास प्राइजेस आए। 1921 में इनको नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स के लिए। He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press. इनको ना पूरी दुनिया भर से एकदम खुशियाँ मिल रही थी, एकदम लोग तोहफे भेज रहे थे, सराहना कर रहे थे। प्रेस में इनकी बात हो रही थी, प्रेस आयन वाली प्रेस नहीं, प्रेस मतलब मीडिया में इनका नाम था, चर्चे थे। When the Nazis came to power in Germany in 1933, अब भाई हिटलर भाई साहब आ गए। सुना हिटलर का नाम? आज भी जब बोलते हैं ना कि बेटा सो जा हिटलर आ जाएगा, नहीं बोलते क्या? आई एम सॉरी, नहीं बोलते तो, बट हमारे टाइम पे बोला जाता था बेटा हिटलर जैसा ना आज तक पैदा नहीं हुआ दूसरा शख्स। हिटलर ऑटोक्रेटिक सोसाइटी में विश्वास रखता था कि एक आदमी पूरी दुनिया पर राज करे, एक इंसान पूरी दुनिया पे रूल कर सकता है। हिटलर वैसी सोच का आदमी था। तो जब नाजीज आए जर्मनी में 1933 में, आइंस्टाइन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि आइंस्टाइन को पता चल गया था भाई तबाह है अब ये, जर्मनी में कुछ नहीं रखा, तो ही शिफ्टेड टू यूनाइटेड स्टेट्स, उन्होंने अपना देश छोड़ दिया। 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. 5 साल बाद, तुमने परमाणु मूवी देखी है? किसकी है यार? जॉन इब्राहिम है आई गेस, हाँ जॉन इब्राहिम ही है वो। तो जॉन इब्राहिम की एक मूवी है परमाणु, बहुत बढ़िया मूवी है, देखना एक बार। उससे तुमको पता चलेगा कि कंट्रीज न्यूक्लियर अपना बॉम्ब रखने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्टेड सेफ्टी देने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए क्या क्या करती है। तो यहाँ पर 5 साल बाद ना न्यूक्लियर फिशन हो चुका था इन बर्लिन, यानी कि न्यूक्लियर हमारा क्या बोलूँ यार तुम लोगों को हिंदी में समझाने के लिए, मतलब कुछ RDX वगैरह सुना है बहुत सारे जिसकी वजह से बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, तो वैसे ही एटॉमिक बॉम्ब्स बोल लो, न्यूक्लियर फिशन इनको मिल चुका था। इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोर, यानी कि अमेरिका के जो फिजिसिस्ट थे वो बहुत ही ज़्यादा खौल गए थे इस न्यूक्लियर फिशन की वजह से। Many of them had fled from fascism just as Einstein had. बहुत सारे लोग fascism यानी कि
डिक्टेटोरियल मतलब एक इंसान सब पे राज करेगा, इससे भागकर चले गए थे, जैसे आइंस्टाइन गए थे। And now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. अब उनको डर था कि भाई नाजीज के पास न्यूक्लियर फिजन है, यानी कि उनके पास परमाणु विस्फोटक सामान है, तो वो एटम बॉम्ब बना सकते और हमको उड़ा सकते हैं। भाई साइंटिस्ट को तो पता होते ना सारी चीज़ें, तभी कह रही परमाणु देखना कि ये प्रोसेस कैसा होता है और टेस्टिंग कहाँ होती है और कितने लेवल पे तबाही होती है, सारी चीज़ें तुमको उस मूवी में पता चल जाएंगी। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। चले फिर आगे, चलो आ जाते हैं आगे। एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग, अर्जिंग यानी कि रिक्वेस्ट, तो उनके ना एक कलीग ने रिक्वेस्ट किया, किनके कलीग ने? एल्बर्ट आइंस्टाइन के। आइंस्टाइन wrote a letter to the American president. अर्जिंग मतलब रिक्वेस्ट होता है यानी कि निवेदन करना। तो आइंस्टाइन ने अमेरिका के प्रेसिडेंट को लेटर लिखा। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। ऑन 2 अगस्त 1939 इन विच ही वार्नड। अब अमेरिकन प्रेसिडेंट को ना लेटर लिखा गया, किसने लिखा था? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को लेटर लिखा और वार्निंग दी। अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. एल्बर्ट आइंस्टाइन एक बहुत ही अच्छे सिविल सर्वेंट थे कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ना वार्निंग दे दी थी कि देखो सर सुन लो मेरी बात, ऐसा एक भी बॉम्ब अगर फट गया ना तुम्हारे एरिया में, तुम्हारे पोर्ट पे, तो पोर्ट तो दिखेगा ही नहीं, नामो निशान नहीं होगा, बट उसके आसपास का जो सराउंडिंग है, जो इलाका है, वो भी तबाह हो जाएगा, यानी कि जीवन खत्म हो जाएगा लोगों का, सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी। His words did not fail to have an effect. अब भाई तुम बोलोगे कि भाई बॉम्ब फूटने वाला है, बॉम्ब फूट जाएगा, फट जाएगा, तो हटेंगे ना लोग वहाँ से। तो ऐसे ही इनके शब्दों का भी बहुत ज़्यादा गहरा असर हुआ। The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own. अमेरिकन से भाई तेज़ हैं, इंटेलिजेंट हैं, तो इंटेलिजेंसी की वजह से ही इन्होंने क्या किया, सीक्रेटली, एकदम छुपे रुस्तम की तरह, एकदम शांति से, बहुत ही सीक्रेटिव मोड में इन्होंने क्या किया, अपना खुद का एक एटमिक बॉम्ब बनाया and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. यही है वो ब्लंडर जिसकी वजह से लोग आज भी तड़प रहे हैं। यही है वो बॉम्ब ब्लास्ट जो कि अमेरिकन्स ने जापानीज पर फेंका था, यानी कि जापान की 2 सिटीज़ थी, हिरोशिमा और नागासाकी, दोनों तबाह हो गई थी, तबाह। 7-7, 10-10 पीढ़ियाँ, जनरेशन्स फेस कर रही थी इस दर्द को। किसी की टांग नहीं है, कोई बॉर्न ही ऐसे हुआ बिना सर के बाल के, या मतलब बिना सर के बाल के तो होते, मतलब कैसे समझाऊं, मतलब बहुत ज़्यादा पैथेटिक कंडीशंस थी। किसी का कान नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी के हाथ की उंगलियां नहीं है, किसी की जीभ नहीं है, किसी का मुंह टेढ़ा है। लोग ऐसे पैदा हुए थे इस बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से। क्यों फेंका था बॉम्ब ब्लास्ट? टेस्ट करने के लिए, गॉड नोस। तो इन्होंने टेस्ट करने के लिए बॉम्ब फेंका जापान के 2 शहरों पे, हिरोशिमा और नागासाकी 1945 में, जिसकी वजह से बहुत दर्द हुआ था जीवन में लोगों के, बहुत दर्द, क्योंकि प्लान्ड नहीं था ना। अचानक से तुम घर में जाके बॉम्ब फेंक दो किसी के, कुछ बताया भी नहीं, कुछ बदला भी नहीं था, मतलब किस वजह से फेंका किसी को नहीं पता, बट इन्होंने बॉम्ब फेंका था। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। आइंस्टाइन ना हिल गए थे अंदर से कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। अचानक से जो बॉम्ब फूटा उसकी वजह से जो तबाही मची, जो बवंडर आया, तूफान आया, उसको कोई रोक नहीं सका और उसकी वजह से आइंस्टाइन को बहुत दर्द हुआ। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस। इस बार ना इन्होंने एक राजनीतिक संदेश लिखा यूनाइटेड नेशंस को। मान लो ये है कंट्री का हेड, ये है प्राइम मिनिस्टर, इसके नीचे आते हैं बहुत सारे लोग, है ना,
इसके नीचे आते हैं बहुत सारे लोग। तुमने यूएन हेल्थ सुना, यानी कि यूनाइटेड नेशंस हेल्थ के लिए, या फिर हमारा यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ ऐसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। यूएनडीपी, बहुत सारे नाम हैं हमारे जो मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है। तो ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनी इसके बाद, जिन्होंने फैसला किया कि हमारे अंडर आएंगी अलग अलग कंट्रीज़। उन कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे हमारे सामने कि कंट्री में कभी भी, किसी भी कंट्री में कोई भी ऐसी सिचुएशन आए कि बस तुम जाके बॉम्ब फेंक दो, उससे पहले बातचीत होगी। तो इसने क्या लिखा एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। मतलब ये यूएन है, अलग अलग कंट्रीज़ की गवर्नमेंट एक साथ यूएन के अंडर आए, मतलब यूएन गवर्नमेंट बने जो कि हर कंट्री का, मतलब हर कंट्री में उसका एक एक रिप्रेजेंटेटिव हो, ताकि कंट्रीज़ में जो गुत्थम गुत्था हो रही है वो बंद हो जाए। कंट्रीज़ में जो आपस में टकराव होते, जैसे पाकिस्तान और इंडिया में होते हैं तो पता नहीं, बट होते थे जो, वो टकराव के लिए अगर बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन हो जाती, जैसे भी रशिया की यूक्रेन से लड़ाई चल रही थी, तो उसमें यूएन इंटरफेयर कर सकता है। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें यूएन इंटरफेयर कर सकता है कि भाई ऐसे मत करो, दिस इज़ नॉट डन, ठीक है। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गई, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर आपको सारी कंट्रीज़ का डेटा मिल सकता है, कोलैबोरेटिव, सबका डेटा आपको वहां मिल जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर इन्होंने प्रपोज किया कि यूएन गवर्नमेंट बना दो ताकि ऐसी चीज़ें बाद में ना हो। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। अब रूजवेल्ट वाले लेटर का तो इम्पैक्ट था, उन्होंने बॉम्ब फोड़ दिया, बट इस लेटर का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि ये सबका भला चाहते थे, और सबका भला होने में भाई टाइम बहुत लगता है, सबका भला होने में टाइम बहुत लगता है। But over the next decade, Einstein got ever more involved in politics. But आगे आने वाले कुछ सालों में, दशक में, आइंस्टाइन और ज़्यादा राजनीति में घुस गए, agitating for an end to the arms build-up and using his popularity to campaign for peace and democracy. ये ना उत्तेजित करते थे लोगों को कि प्लीज़ आर्म्स, यानी कि गन्स, ये जो बंदूकें हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या फिर टूल्स या फिर चीज़ें जो हैं हमारी, वो बंद हो जाए बनना, यानी कि आर्म्स यानी कि गन्स जो हैं, जो हम लोग यूज़ करते हैं अपनी डिफेंस में, वो उनको बनाना बंद कर दो, वो बंद करवाना चाहते थे इनको बनाना। एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, यानी कि वो क्या चाह रहे थे कि माहौल शांति का बन जाए, वो सिर्फ पीस और डेमोक्रेसी चाहते थे, जिसके लिए इन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी यूज़ करी। फेमस इंसान की बातें जल्दी सुनी जाती हैं, है ना, कहते हैं ना, तो इन्होंने अपनी पहुंच का इस्तेमाल इस जगह किया। When Einstein died in 1955 at the age of 76 years old थे वो, कितने साल के थे, 76 के, जब उनकी डेथ हुई 1955 में। He was celebrated as a visionary, उनको ना सेलिब्रेट किया गया, उनकी डेथ को ऐसे मातम की तरह नहीं ट्रीट किया गया, लोगों ने उसको सेलिब्रेट किया, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें प्रिपेयर करी, स्पीचेस दी, उनके लिए पूरे एक जलसा टाइप्स हुआ, ऐसी उनकी डेथ सेरेमनी थी। उनको एज अ विजनरी ट्रीट किया गया एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस, वो मरते वक्त भी एक साइंटिफिक जीनियस कहला के गए और एक वर्ल्ड सिटीजन, यानी कि जो दूसरों की परवाह करता है, जो दूसरों की कद्र करता है, जो दूसरों का भला चाहता है। अब आ जाते हैं हम लोग अपनी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज पे। भाई चैप्टर तो ओवर हो गया है, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, here are some headings for paragraphs in the text. Write the numbers of the paragraphs for each title against the heading. The first one is done for you. अब यहाँ पर ना आपको कुछ हेडिंग्स दी हुई हैं, आपको पैराग्राफ बताना है कि कौन सा पैराग्राफ है। कैसे पता चलेगा, पेपर में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कोई भी इंसान पैराग्राफ्स नहीं रट सकता, नहीं रट सकता मतलब नहीं रट सकता। 15-16 पैराग्राफ है तो रटोगे कैसे भाई, ये वाला पैराग्राफ कौन सा था, सीरियसली। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, हमने बस नंबर लिख लिए हैं। आइंस्टाइन के इक्वेशन 9th पैराग्राफ में है,
आइंस्टाइन अपनी फ्यूचर वाइफ से मिलते हैं 7th पैराग्राफ यानी कि मिलेवा मैरिक। आइंस्टाइन वायलिनिस्ट बनने को तैयार रहता है 3rd पैराग्राफ। मिलेवा और आइंस्टाइन की मम्मा की जो बात हो रही है 10th पैराग्राफ। 15th पैराग्राफ में अ लेटर दैट लॉन्च द आर्म्स रेस। 8th पैराग्राफ में डेस्क ड्रॉर की बात हो रही है। मैरिज और डाइवोर्स उनका 11th पैराग्राफ में हो रहा है। सेकेंड क्वेश्चन, हु हैड दीज ओपिनियंस अबाउट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन के बारे में ये सारे जो ओपिनियंस हैं ये किसने दिए हैं। ही वॉज बोरिंग, उनके प्लेमेट्स या फिर क्लासमेट्स। जो उनके क्लासमेट्स थे वो बोलते थे आइंस्टाइन को ब्रदर बोरिंग। ही वॉज स्टूपिड एंड वुड नेवर सक्सीड इन लाइफ, ये उनके हेडमास्टर का कहना था। बिना देखे बता रही हूँ, मैच कर लेना, ठीक है। तुम भी ऐसा कर सकते हो कमेंट्स में। हेड मास्टर, ही वॉज अ फ्रीक, ये उनकी मम्मा का कहना था। ये उनकी मम्मा का कहना था। सही है, मुझे तो आता है मतलब चैप्टर। भाई मैं अगर तुम्हारी जगह होती मैं टॉप मारी होती, क्योंकि मैंने इतनी बार पढ़ लिया है। बट जब मैंने एक बार भी पढ़ा था, यानी कि जब मैं 9th में थी, तब भी मेरे अच्छे मार्क्स थे यार। तो प्लीज़ क्या करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है। मेरा नहीं तो यार किसी और के एग्जाम्पल ले लूँ। तुम कहो तो यार मार्कशीट्स उठा लूँ बच्चों की जिन्होंने पिछले साल टॉप मारा है, जिन्होंने उससे पिछले साल टॉप मारा, उनकी आंसर शीट्स ले आए। आंसर शीट्स नहीं तो उनका इंटरव्यू, एक शॉर्ट इंटरव्यू की इन्होंने कैसे पढ़ाई की थी। इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ थिंग, एनी काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम माय साइड, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बताओ भाई, बोलोगे तो ही समझ आएंगी ना चीज़ें, है ना। चीज़ें बोलने पर समझ आएंगी। चलो आ जाते हैं आगे। आइंस्टाइन, व्हाट आर द रीजंस फॉर द फॉलोइंग, यानी कि एक्सप्लेन व्हाट द रीजंस फॉर द फॉलोइंग आर। इनके रीजंस क्या हो सकते हैं। आइंस्टाइन लीविंग द स्कूल इन म्यूनिक फॉर गुड, आइंस्टाइन ने स्कूल छोड़ दिया था म्यूनिक वाला। क्यों छोड़ा था? क्योंकि उनको ना स्कूल का डिसिप्लिन नहीं पसंद था। उनको स्कूल के डिसिप्लिन से प्रॉब्लम थी और उनकी टीचर से ना बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होती थी। क्या होती थी? आर्ग्यूमेंट होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइंस्टाइन वांटेड टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड रादर देन इन म्यूनिक, क्योंकि स्विट्जरलैंड बहुत ही लिबरल था। क्या था? लिबरल था। और उन्होंने अपने रिलेटिव से भी बात कर ली थी और बहुत बड़े डिस्कशन के बाद, बहुत लंबे डिस्कशन के बाद उन्होंने फाइनल किया कि वो स्विट्ज़रलैंड में ही जाकर पढ़ाई करेंगे, ठीक है। आइंस्टाइन सीइंग मिलेवा एन एलाय, एलाय यानी कि मित्र। आइंस्टाइन को मिलेवा में एक दोस्त दिख रही थी, क्योंकि मिलेवा को भी नफरत थी फिलिस्टाइन से। फिलिस्टाइंस कौन? जो कि उसके घर में भी रहते थे। तो और आइंस्टाइन को मिलेवा एक क्लेवर क्रिएचर भी लगती थी, ठीक। आइंस्टाइन ने कौन सी थ्योरी दी थी बताना ज़रा, मुझे पूरा यकीन है तुम सो चुके होगे, क्योंकि कब से साइंस की बातें चल रही हैं। शायद इसलिए सो गए हो या पता नहीं, बट जल्दी से बताओ कौन सी थ्योरी दी थी आइंस्टाइन ने। जनरल एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। What do these tell you about Einstein? These tell that Einstein was a genius and had the capabilities to achieve his target. उनका ना जीने का अलग ही नज़रिया था, उनको फ्रीडम से बहुत ज़्यादा प्यार था। What did Einstein call his desk drawer at the patent office? Why? ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स कहते थे वो अपने डेस्क ड्रॉर को। ऐसा क्यों कहते थे? क्योंकि उसमें ना बहुत सारे आइडियाज़ थे जो कि सीक्रेटली बनाए जा रहे थे, जिन पर सीक्रेटली काम किया जा रहा था आइंस्टाइन के थ्रू। आइंस्टाइन सीक्रेटली इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व थे, ठीक है। एम आई क्लियर टिल हेयर टू एवरीवन? जल्दी से बताएंगे। चलिए आ जाते 5th पे। वाई डिड आइंस्टाइन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट? आइंस्टाइन ने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को लेटर क्यों लिखा था?
आइंस्टाइन ने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को लेटर इसलिए लिखा था क्योंकि जर्मनी में नाजीज आ गए थे और उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब डेवलप करने के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन भी ढूंढ लिया था, जिसकी वजह से दुनिया डिस्ट्रॉय हो सकती थी। तो एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन उन्होंने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को वार्निंग दी कि भैया देख लो, बम फट गया तो दिक्कत आ जाएगी, तो इसलिए उन्होंने एक वार्निंग दी थी। हाउ डिड आइंस्टाइन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी? नागासाकी और हिरोशिमा में जो बॉम्ब हुआ था, बॉम्ब अटैक, एटॉमिक बॉम्ब फेंका था, उस पर क्या रिएक्शन था आइंस्टाइन का? ही वॉज डिवास्टेटेड, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा दंग रह गए थे, उनको बहुत ही ज़्यादा गंभीर दिक्कत सी लगी थी, मतलब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था इस चीज़ का कि ये कैसे हो गया। ही वॉज डीपली शेकन, वो बहुत ज़्यादा हिल गए थे इस डिस्ट्रक्शन की वजह से, इस तबाही की वजह से। और उन्होंने एक समाज सेवी की तरह एक संदेश लिखा, जनहित में जारी वाला संदेश लिखा, किसको? यूनाइटेड नेशंस को। Why does the world remember Einstein as a world citizen? आइंस्टाइन को वर्ल्ड सिटीजन की तरह क्यों याद किया जाता है? क्योंकि उनको इंटरनेशनल पीस में विश्वास था कि भाई दुनिया भर में शांति रहनी चाहिए। उनको बॉम्ब के कॉन्सिक्वेंसेस से इतनी ज़्यादा दिक्कत थी। He was concerned about the consequences of bomb when there was a rat race to become an atomic power. उनको लोगों की चिंता थी जब दुनिया में उथल पुथल हो रही थी कि कौन एटॉमिक पावर बनेगा, यानी कि किस कंट्री की आर्मी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगी। He was truly a global citizen who cared about humanity. वो एक्चुअल में एक ग्लोबल सिटीज़न थे जिनको एक्चुअल में इंसानियत से फ़र्क पड़ता था, मानवता से फ़र्क पड़ता था। चैप्टर भाई लोग ख़त्म हो गया है। माइट भी पॉसिबल कि तुमको लग रहा हो स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है, अगर लग रहा है तो ठीक है, इसको थोड़ा सा हम अगली क्लास में स्लो कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग एक नए टॉपिक के साथ। प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, आई नीड योर ऑनेस्ट फीडबैक कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। मुझे आपसे सजेशन चाहिए कि व्हाट डू यू वांट टू स्टडी इन नेक्स्ट क्लास, व्हाट डू यू वांट टू लर्न इन नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में आपको क्या सीखना है, कुछ नया, कुछ पुराना, कुछ ग्रामर, लिटरेचर, स्पोकन या राइटिंग का, बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप क्लास अच्छी लगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।